हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले हमने डिस्कस आयनिक बॉन्डिंग कर लिया था और पोलराइजेशन डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 3 में। चौथा लेक्चर हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का और उसमें हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो शेयरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पाना चाहते हैं। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपोजिट स्पिन। क्या होता है? अपोजिट स्पिन, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन है। बहुत ध्यान समझिए कैसा। वैसे यदि ये दो इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो बेटा यदि ये सेम स्पिन के रहेंगे तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तभी बॉन्ड फॉर्म होगा जब दोनों क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के होंगे। तो यानी जब भी शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, उसमें ये ऑर्बिटल आपका इस एटम का एक ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका इस दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यदि पैरेलल स्पिन के होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी व्हेन टू इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन शेयरिंग, यदि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग में, देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। यदि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी शेयरिंग में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई दो एटम है, एक ये वाला एटम आपका एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो हमेशा क्या फॉर्म होगा? सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। और वो क्या होगा? विच इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और यदि मान लीजिए चार इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो, दो एटम है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग में देते हैं, तो यानी व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, देन डबल बॉन्ड फॉर्म। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। उसमें क्या होगा? विच हैव 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो गए तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड ऑलवेज 1 सिग्मा 1 पाई। यदि मान लीजिए आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन म्यूचुअल शेयरिंग, यदि 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा? देन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म। देन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। उसमें क्या होगा? विच हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा 1 पाई। यदि 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। उसमें क्या होगा? 1 सिग्मा 2 पाई। किन्हीं दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। किन्हीं दो एटम के बीच में, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, किन्हीं दो एटम के बीच में यानी बिटवीन 2 एटम मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, जिसमें क्या होगा? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी थ्योरी आपको जाननी है, कैसे ये डेवलप हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या समझना है, कि किस स्ट्रेंथ उसकी कब ज्यादा होगी कब कम होगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। यानी यदि अभी तक आपने हमारा चैनल केमिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। समझिए, कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमें 3 थ्योरी का पढ़नी है। पहली थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको बोलते हैं वीबीटी थ्योरी। दूसरी आपकी है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और थर्ड थ्योरी आपको पढ़नी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी थ्योरी। तो हम लेके करके डिस्कस करेंगे। तो समझिए, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, hybridization, etc. can be explained with the help of three प्रिंसिपल। कौन कौन से बेटा? पहला आपका है वैलेंस बॉन्ड, क्या बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं वीबीटी। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी। दूसरा आपको जो डिस्कस करना है वो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, या इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। क्या होता है? वेस्पर थ्योरी। इससे हम पता करेंगे कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा या उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। और थर्ड थ्योरी हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 थ्योरी हम लोग को डिस्कस करनी है कोवेलेंट बॉन्ड में, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं पहला कॉन्सेप्ट, यानी पहली जो थ्योरी है वीबीटी थ्योरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। वैलेंस बॉन्ड फर्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे दिया किसने? इस थ्योरी को प्रपोज्ड बाय स्लेटर और पाउलिंग ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। ये थ्योरी क्या कहती है पहले समझिए। इसका कहना क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या होता है? 2 एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें उनके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं? पार्शियल शेयरिंग करते हैं। क्या होता? पार्शियल शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग में कंडीशन क्या है कि जो ऑर्बिटल शेयरिंग करेंगे उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और साथ ही ऑर्बिटल सेम एक्सिस के होने चाहिए। 2 कंडीशन ध्यान रखिए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो आपस में क्या हो? अपोजिट स्पिन को, और साथ ही ऑर्बिटल सेम एक्सिस का हो। यानी यदि px है तो वो px से ही ओवरलैप करेगा, py है तो py से, pz है तो pz से। ऐसा नहीं कि px ऑर्बिटल आपका py से, एक एटम का px ऑर्बिटल दूसरे का py ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की एक्सिस सेम नहीं होगी तो ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। ओके, चलिए देखिए, यानी इसका मतलब क्या कहना है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय partial sharing of atomic orbital of valence shell
which have same axis and have unpaired electron with opposite। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है बेटा। ध्यान रखना आपको है कि सेम एक्सिस और अपोजिट स्पिन, यानी जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल पास शेयरिंग करेंगे वो दोनों आपस में सेम एक्सिस के होने चाहिए, और साथ ही में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड और आपस में क्या हो, अपोजिट स्पिन के हो। ये एसेंशियल कंडीशन है, तभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके मतलब ये हुआ कि जो कोवेलेंसी है वो कौन डिसाइड करेगा, यानी हेंस कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, भाई सीधी सी बात है, जितना उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। यानी कोवेलेंसी डिसाइड इससे होगी कि उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। तो हेंस कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in the valence shell in ground state or excited state। अब ये क्या बात है भाई, हमने यहां टर्म यूज किया ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। यानी जो आपका ग्राउंड स्टेट में आपको दिख रहा है कि उसमें जो कोवेलेंसी है वो अपनी यदि एक्साइटेड स्टेट से कोवेलेंसी बढ़ा सकता है, यानी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, तो उसमें क्या हो गया, वेरिएबल कोवेलेंसी होगी। क्या होगी, वेरिएबल कोवेलेंसी। ये क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको चीज और समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी एलिमेंट की कोवेलेंसी क्या होगी, वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, या कौन सा एलिमेंट कौन से मॉलिक्यूल बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा एग्जांपल लिया, कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड। थोड़ा ध्यान समझिए, एक एग्जांपल लिया है तो आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा समझिए, हमने बात किया इसमें कौन होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। भाई नियॉन की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि वो आपको पता है इनर्ट गैसेस है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ज़ीनॉन इकलौता आपका इनर्ट गैस है जिसके कुछ कंपाउंड नोन है, वो भी फ्लोराइड और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ नोन है। उसकी बात हम 18 ग्रुप जो पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, कि इनमें कोवेलेंसी हम कैसे डिसाइड करेंगे या कैसे समझेंगे कि कितने बॉन्ड ये फॉर्म कर सकते हैं और कौन कितने बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है। ठीक है, थोड़ा समझिए। इसके लिए हम यदि वैलेंस शेल की बात करें तो भाई लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। तो आपको पता है आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। क्या बोलता था, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। तो ये तो चीज आपको पता है। तो यानी इसमें हम बात करें तो ये आपका वैलेंस शेल है, लिथियम के लिए 2s1 वैलेंस शेल है। तो इसकी यदि हम कोवैलेंसी की बात करें इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। लिथियम कोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो आपको यदि हम बात करें तो LiCl वेरी नोन कंपाउंड है, लिथियम क्लोराइड। ओके, अब हम आते हैं बेरिलियम पे। तो बेरिलियम के हम सिर्फ बना रहे हैं 1s2 2s2। बहुत ध्यान से बेटा, तो बेरिलियम का वैलेंस शेल क्या है, 2s2। तो यदि हम समझे तो इसमें एंटीइलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि भाई s में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, वो क्या है, पेयर्ड। क्या है, पेयर्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कंडीशन यही है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और अपोजिट स्पिन में हो। लेकिन यहां तो पेयर्ड है, इसके मतलब इसकी कोवेलेंसी पहले तो भाई 0 होगी। लेकिन फिर बात क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो थोड़ा हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की।
तो यदि हम इसको समझिए इस तरह, इसमें 2p अवेलेबल होता है, लेकिन क्या होता है, वैकेंट होता है। तो उसको हम इस तरह आपको दिखा रहे हैं। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ग्राउंड स्टेट। क्या है, ग्राउंड स्टेट। क्या बेटा, ग्राउंड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, किसमें जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा, जो आपका 2s इलेक्ट्रॉन है किसमें चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन है, एक 2s में और एक 2p में। तो अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बेरिलियम के पास कितने हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, दो, टू ही, क्योंकि दो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी इसकी कोवेलेंसी या तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, यदि करेगा कितना, दो। यानी इसका एग्जांपल आपको हम देते हैं BeCl2, आपको पता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझना आसान है। आपको विषय थोड़ा समझ आ रही है, अच्छी बड़ा इतनी टफ नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी थोड़ा आपको माइंड मेकअप करके रखना है कि सीधी बात है। वैलेंस शेल में यहाँ पर हम बेरिलियम की बात कर रहे थे, बेरिलियम में आपका 2s2 था, कोई एंटीइलेक्ट्रॉन नहीं थे, यानी वो कोवेलेंसी उसकी जीरो, कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन यदि वो एक्साइटेड, मतलब ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। एक्साइटेड स्टेट में क्या बेटा, 2s का इलेक्ट्रॉन जब 2p में चला जाएगा तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी वो दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दो अनपेयर्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वैलेंस शेल में। तो हमने एग्जांपल में लिखा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बोरॉन की। बोरॉन का देखिए बेटा, बोरॉन का क्या है, 1s2 2s2 2p1, ये होता है। ये कब है बेटा, ये कंडीशन है कब, ग्राउंड स्टेट में। कब है बेटा, ग्राउंड स्टेट में। तो इसके मतलब यहां पर कोवेलेंसी दिख रही है कितनी, 1, क्योंकि p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यदि ये आपका एक्साइटेड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, s में एक और p में दो अनपेयर्ड। भाई इसमें क्या किया, s वाला p में चला गया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी 1 2 3, सीधी सी बात है, ये 1 और 3 कोवेलेंस शो करेगा। क्या करेगा, 1 और 3 कोवेलेंस शो करेगा। तो आपको एग्जांपल पता है BeCl। ओके, 3 से ज्यादा कोवेलेंस शो नहीं करेगा, इसका को पता, ऑक्टेट पूरा नहीं होता इसमें, इसीलिए आपका तो लुईस एसिड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ग्राउंड स्टेट में था वहां पर सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन थी। लेकिन क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये क्या होता है आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसी तरह हम बात करें पहले बात कार्बन की, तो कार्बन का आपको पता है 1s2 2s2 2p2 होता है। ये कब है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट में, यानी 2p2, यानी इसकी बात सीधी सी बात है, p में दो अनपेयर्ड है, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड है। इसके मतलब कार्बन में बॉन्ड दो फॉर्म चाहिए। लेकिन आपको पता है, वेल नोन है आप, ये कार्बन की कोवेलेंसी क्या होती है, 4 होती है। सबसे अधिक उसी जो कंपाउंड्स हैं वो 4 कोवेलेंसी में है। तो सीधी बात है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है कार्बन। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा बेटा, s का एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, एक्साइट होकर p में कहां पहुंच जाएगा, p में। तो इसके मतलब ये कोवेलेंसी 4 शो करेगा। तो आपको पता ही है इसके कोवेलेंसी 4 के एग्जांपल। तो हमेशा कोवेलेंसी डिसाइड करेंगे आप कैसे, उसके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को कंपेयर करके। सिर्फ उसके ग्राउंड स्टेट से आप उसकी कोवेलेंसी डिसाइड मत करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका नाइट्रोजन। क्या बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बात की जाए तो उसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, पता है आपको, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। भाई देखिए, इसमें आपका और ऑर्बिटल नहीं, क्योंकि 2d नहीं होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन s वाला एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा सकता, एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले सकता, यानी इसकी कोवेलेंसी 3 होगी। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, क्या बेटा, s में एक पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये वैलेंसी 4 भी शो कर सकता है। ये वाले का एग्जांपल आपका NH3 और इसका एग्जांपल NH4 प्लस, यानी अमोनियम आयन। कैसे हुआ बेटा, नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर H प्लस को दे दिया, 3 बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुए, एक बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड। तो इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, क्लियर। इसकी नॉर्मल कोवेलेंसी क्या है, 3, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये अपना लोन पेयर डोनर की तरह। तो इसकी नाइट्रोजन की क्या होगी, 3 नॉर्मल कोवेलेंसी, 4 जब वो बिहेव एज लुईस बेस। ओके,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बचे हुए जो एलिमेंट है उनकी बात करें। ले लिया बेटा, चलिए हम थोड़ा और बात करते हैं, इधर बात कर लेते हैं हम। बता दिया आपने, ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट। आपको चीज अच्छे समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा हमें हमारा भी मनोबल बढ़ता है। चलिए देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, बहुत ध्यान समझिएगा। हम बात कैसे कर रहे हैं ऑक्सीजन की। उसमें क्या है, उसका 1s2 2s2 2p4। यदि हम इसको बना, ये बैलेंस शेल है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में ध्यान में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात क्लियर है बेटा, s में 2, भाई बैलेंस शेल आपकी यही होगी 2s2 2p4। इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 अनपेयर्ड है, यानी इसकी कोवेलेंसी 2 होगी। इसका आपको एग्जांपल पता है H2O, इसका एग्जांपल पता है H2O। लेकिन ये आपका जो लोन पेयर है वो क्या कर सकता है, यदि लूज एसिड पर काम करेगा तो ये 3 कोवेलेंसी शो कर सकता है। कब कर सकता है, H3O प्लस में। कैसे, देखिए बेटा H2O में आपका लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इसके पास, ये किसको दे देगा, यदि H प्लस को दे देगा तो 2 बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एक कोऑर्डिनेट और 2 कोवेलेंट। क्लियर, बात क्लियर है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, बहुत ध्यान समझिएगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन में क्या है बेटा, फ्लोरीन में कंडीशन ये है 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो यानी इसमें कोई भी संभावना नहीं है बैलेंस एक्सटेंड करने की, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी कोवैलेंसी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होती है बेटा, बॉन्ड। देखिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो कभी भी ये लोन पेयर अपना नहीं देता, लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए नहीं देता। ये बात क्लियर है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन आता है। जब न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो हम कैसे उसका आंसर देंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको करना क्या होगा, जब हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो आप मेरे वीडियो को पॉज करिए, पहले उससे आंसर आप खुद सोचिए, उसके बाद मेरा वीडियो प्ले करके देखिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बेटा है among the following which molecules which are not exist and, यानी कुछ इसमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसमें पूछा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। यानी जो आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रखी है उसके कॉन्सेप्ट ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो वो कॉन्सेप्ट बताएगा कि ये एग्जिस्ट करेंगे या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो पहले मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं, इसमें दे रखा है बेटा NCl3 NCl5 PCl3 PCl5 और PCl4, ये 5 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। और क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे और क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यदि ये आप बता पाते हैं, इसके मतलब आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई है। यदि अभी तक नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, पहले आप करने का प्रयास करिए, फिर हम इसका आंसर देते हैं। आपने कोशिश कर ली है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमें पहले बात करना है, 2x2 सेंटर टर्म है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिए। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ये आपकी वैलेंस शेल है। तो पहले आप प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस में नहीं है तब तक आपको थोड़ा इसको बना के समझना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब ये
3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। चौथा बॉन्ड जो फॉर्म करेगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका जो डोनर होगा वो लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एक्सेप्टर को देगा। तो यहाँ पर जो शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल नहीं होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है बेटा, यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक बंदा देता है, यानी एक एटम देगा, तो देगा वो डोनर, और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो क्या करेगा, लोन पेयर लेगा, तो वो एक्सेप्टर। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो वो एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्या होना चाहिए आपस में, अपोजिट स्पिन की। तो जो नाइट्रोजन की कंडीशन है वो ये है कि वो सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, कोवैलेंसी अपने एक्सटेंड नहीं कर सकता। भाई डी होता तो ये अपना डी में एक्साइट कर देता, तो 5 कोवैलेंसीज की हो जाती है, लेकिन क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो ये सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसके मतलब ये तो फॉर्म करेगा भाई, इसमें NCl3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी और बी। ओके, ये चीज ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछता है, ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इसके लिए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, किसमें, नाइट्रोजन में, इसलिए वह NCl5 फॉर्म नहीं कर सकता। बात क्लियर है, मेरे तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। NCl3 फॉर्म करेगा, लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड पीरियड तक के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में आएंगे तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस 15th ग्रुप के एलिमेंट है, भाई नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप का है, मतलब सेकेंड पीरियड का है, और फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, इसीलिए फास्फोरस देखिए ये कंपाउंड दे रखे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इन तीनों में क्या कंडीशन है, तो समझ बड़े ध्यान से। हम यदि बात करें यही फास्फोरस की, तो फास्फोरस में क्या है, फास्फोरस का है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, इसकी वैलेंस शेल ये है, ये वैलेंस शेल बेटा। और बाकी इसमें 3d प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो खाली होता है, 0 लिखा है मैंने इसको तो समझने के लिए। तो जब बेटा हम बात करेंगे किसकी, ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, तो ग्राउंड स्टेट में तो कंडीशन ये है, ओके ठीक। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी PCl3 यहां से बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, PCl3 फॉर्म हो गया। लेकिन यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, तो ये जो आपका 3s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो कहां चलेगा, 3d में। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक यहां, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, और एक डी। बहुत ध्यान समझिए बेटा, ओके। अब एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, 1 2 3 4 5, यानी वह या तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर 5। 3 कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म करेगा, जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा, और 5 का फॉर्म करेगा जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। यानी फास्फोरस या तो PCl3 बनाएगा या तो PCl5 बनाएगा, लेकिन वह कभी भी PCl4 फॉर्म नहीं कर सकता, कभी भी PCl4 फॉर्म नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपको बात अच्छे समझ में आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है आपको मजा आ रहा हो लेक्चर में, मेरे अच्छे समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार को समझ में आ गए तो कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, और आप एक बार का कॉन्सेप्ट बन जाता है तो कंपटीशन में आपको बहुत आसानी रहेगी क्लियर करने में। देखिए हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है बेटा, ये कह रहा है PCl5 PF5 PH3 exist, but PH5 does not. Why?
क्यों ऐसा है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, PF5 एग्जिस्ट करता है, PH3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा देखिए, यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो अभी हमने इसको मिटाना नहीं है, तो यहाँ बात क्लियर है कि क्योंकि फास्फोरस के एक्साइटेड स्टेट में 5 n इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके मतलब वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके बावजूद भी क्यों PH5 नहीं बनता, ये रीजन आपको ध्यान रखना है क्यों ऐसा है। because hydrogen has smaller in size and low इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई हाइड्रोजन छोटे साइज में होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, hence it cannot stabilize higher oxidation state of elements which have larger in size। कौन कौन से बेटा? especially third period onward। बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकेले आपका फास्फोरस से पूछा जाए और तो आपका सल्फर से पूछा जाए तो हमेशा ध्यान देखिए, हाइड्रोजन कभी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस को ले ही नहीं जा पाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस जाएगा नहीं तो अपनी वैलेंसी वो एक्सटेंड करेगा नहीं, बात क्लियर है? उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप हम और बातें करते हैं। एक और क्वेश्चन इससे करते हैं हम, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, SF6 exists but SCl6 and SBr6 does not। क्या कह रहा है बेटा? सल्फर का सल्फर हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, लेकिन सल्फर हेक्साक्लोराइड और सल्फर हेक्साब्रोमाइड या कहें सल्फर हेक्साआयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता है? क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 4 ऑप्शन मिलेगा, उनमें ऑप्शन में आपको पढ़ना है और समझना है ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो समझिए बेटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होता क्या है कि भाई सल्फर की यदि हम बात कर लें तो भाई हेक्साफ्लोराइड बना रहा है, इसके मतलब सीधी बात है कि वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करके 6 तक ले जा सकता है, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हेक्साफ्लोराइड बना रहा है। लेकिन इन दोनों को क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। तो सल्फर से जब 6 क्लोरीन या 6 ब्रोमीन अटैच होंगे तो क्या होगा? वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होगा, जिससे क्या होगा? वो 6 जो आपके क्लोरीन या ब्रोमीन है उससे एक साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो मैं आगे लिख रहा हूं, ड्यू टू bigger size of chlorine and bromine, it causes steric hindrance when it form SCl6 या SBr6, hence they are not stable। बड़े स्टेबल नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब क्या? बनते होंगे, ऐसा नहीं बनते होंगे, लेकिन ये टूट कर वापस किसमें कन्वर्ट हो जाते होंगे? HCl4 और SBr4 में।
टेट्रा क्लोराइड और टेट्रा ब्रोमाइड में कन्वर्ट जाते होंगे, क्योंकि स्टेरिक कंडीशन ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए ये मिलते नहीं है और SF6 आपका पाया जाता है। मुझे लगता है कि अब आपको वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट समझने में कोई समस्या नहीं है। अब इसके आगे हम थोड़ा कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे की बात। देखिए अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं, समझिए वो क्या है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझिए। सीधी बात है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स होगा कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ा इसको इस तरह समझिए, नॉर्मली भाई यदि मान लीजिए हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं भाई, यदि इतना ओवरलैपिंग हुआ स्ट्रेंथ कमजोर है, इतना हुआ स्ट्रेंथ ज्यादा है, इतना स्ट्रेंथ ज्यादा है। सीधी बात है, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी हम बात करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे। किस पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या बेटा, वो है आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम डिस्कस करेंगे उनमें हम पहला ऑर्बिटल बात करते हैं, वो क्या है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की बात करें बेटा, एस ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल आपका है स्फेरिकल, स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल। ये ध्यान रखिए, स्फेरिकल शेप है और नॉन डायरेक्शनल है। आपको पता है एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। सीधी बात है, 1s की बात करें साइज छोटा होगा, 2s का साइज उससे बड़ा होगा, 3s का साइज उससे बड़ा होगा, 4s का उससे बड़ा, 5s का उससे बड़ा, 6s का उससे बड़ा। यानी हम नंबर ऑफ शेल बढ़ाते जाएंगे तो एस ऑर्बिटल का शेप बढ़ता जाएगा, लेकिन वो होगा हमेशा स्फेरिकली, होगा हमेशा क्या होगा, वो स्फेरिकली होगा। सिर्फ साइज बढ़ेगा हम कब, जब हम नंबर ऑफ शेल बढ़ाएंगे। ओके, यहां तक बात हो गई। दूसरी हम बात करें तो दूसरा आपका है क्या, पी ऑर्बिटल। दूसरा क्या बेटा, पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्या है आपका, पी ऑर्बिटल। अब हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो आपको पता है बेटा, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 3। कौन कौन सा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है डंबल शेप। क्या होता है बेटा, डंबल शेप, और साथ ही क्या होता है, डायरेक्शनल। क्या होता है, डंबल शेप होता है और डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कैसे होता है, इसका शेप हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। इसका फिगर इसका ड्रॉ किया है बेटा, इसका फिगर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको इसका फिगर बॉन्डिंग में, इसके अलावा हम जो आपको पढ़ाएंगे एमओटी थ्योरी मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी, वहां पर और जहां जहां भी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा उन सब जगह आपको इसके ऑर्बिटल के शेप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसका ऑर्बिटल का शेप आप अच्छे से याद रखिएगा। यदि हम बात करें तो ये आपका है, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटा आपका पी एक्स। क्या है, पी एक्स। और देखिए यहां पर मिला जुड़ दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये मिला नहीं होता है, ये होता है एक्चुअली इस तरह से। एक मैं बना दे रहा हूं इस तरह से। ओके, यहां पर क्या होता है, ये क्या होता है,
नोडल प्लेन। ओके, लेकिन वो बनाना इजी हो इसलिए इसका बनाते हैं, वरना इन दोनों लोब्स के बीच में ऐसा प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। लेकिन भी इजीली होता है ऐसा बनाना, तो हर आदमी को ऐसे बनाता मिलेगा। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पर ये आपका आउटल है, इसलिए इसको बोलते हैं पी एक्स। दूसरा यदि ये वाई एक्सिस पे होगा तो ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, पी वाई। क्या होता है, पी वाई। भाई जिस एक्सेस पर लो होगा, भाई 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो एक्स पी एक्स क्या होगा, एक्स एक्सेस पर, पी वाई नंबर सेम आपका पी ऑर्डर वाई एक्सेस पर, और पी जेड जो होगा वो किस पर होगा, वो होगा जेड एक्सेस पे। क्या है, पी जेड। तो पी में 3 ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल की, वो क्या है, वो आपका है डी और, क्या बेटा, डी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बेटा, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल क्या होता है, वो होता है डबल शेप, डबल डंबल शेप। ओके, कौन कौन से को बता रहा, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। कितने बेटा, 5। कौन कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बात क्लियर है। पांचों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और उनका स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो सब का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपटीशन में आप क्वेश्चन में वेरिएशन बढ़ा रहे हैं, उसके और मतलब कि उसके जो स्तर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब बेटा उसका लेवल इंक्रीज करेंगे तो आपको बहुत बारीक बारीक चीजों का अच्छे से अध्ययन आपको करना है, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे। तो आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसको आप एक बार देखिए पूरा वीडियो। यदि आपको एक बार समझने में कोई समस्या है दोबारा देखिए। यदि एक ही चीज को आप कई बार देखते हैं, उसमें कोई भी चीज जो बारीक आपसे मिस हो जाती है पहली बार में, तो अगली बार में क्या होता है, उसे आप कैच कर लेंगे। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमने बात किया कि डी में 5 ऑर्बिटल है, पांचों के नाम बताया आपको, क्या क्या बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बात क्लियर है। अब हम इसके शेप की बात करते हैं, कैसे आप ध्यान रखेंगे 5 ऑर्बिटल का। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं। पहले हम ऑर्बिटल समझ लें, फिर ये कैसे ओवरलैप करेंगे उसकी बातें हम अच्छे से करेंगे। चलिए देखते हैं, आप समझिए। यदि आपका और ध्यान समझिएगा, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये आपका ऑर्बिटल डी एक्स वाई है। ओके, ये एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्स वाई एक्सिस आपका ये है, ये वाई 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 डैश होगा, ये एक्स डैश होगा। तो इसके जो लोब होंगे यानी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा एक्सिस के बीच में होगा, एक्सिस पर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें ये वाई और जेड है, एक्सिस है, तो ये आपका डी वाई जेड होगा। क्या होगा, डी वाई जेड ऑर्बिटल होगा। और यदि ये आपका एक्स और जेड एक्सिस है, ये ध्यान रखिए, जब शेप आपको पता रहेगा तो आगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि ये पांचों ऑर्बिटल हमने यहाँ पर दिखाया है डी जनरेट, मतलब दे हैव सेम एनर्जी। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे ये स्प्लिट होंगे, टेट्राहेड्रल के लिए अलग, स्क्वायर के लिए अलग और ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग। लेकिन उसकी बात हम वहां पर करेंगे, तो वहां पर शेप काम आएगा कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसीलिए आपको शेप याद रखना है। ओके, ये क्या होगा, ये आपका है डी एक्स जेड। तो हमने 3 ऑर्बिटल की बात की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इन तीनों ऑर्बिटल्स में जो आपके लोब है वो क्या है, एक्सिस के बीच में है। और जो थर्ड है आपका है
वो आपका यदि हम बात करें ये एक्स और वाई एक्सिस है, यानी तो ये चौथा ऑर्बिटल है वो उसमें लोब एक्सिस पर होते हैं, उसमें लोब किस पर होते हैं बेटा, एक्सिस पर होते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर है। क्या है ये, dx² माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट वाला जो आपका बचा, यदि आपका ये z एक्सिस है तो ये z एक्सिस पर होता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है dz²। तो पांचों ऑर्बिटल्स d के हमने आपको बना दिए हैं। ऐसा d होता है जनरली डिजनरेट, मतलब पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। डिजन मतलब दे हैव सेम एनर्जी। जैसे p में आपके तीनों की एनर्जी सेम होती है, d में पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। शेप हमने बना दिया है, ये आपका क्या होगा, dxy, ये dyz, ये dxz, ये वाला dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला dz²। पांचों ऑर्बिटल के शेप आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें हमने डिस्कस किया एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p का डंबल शेप होता है, वो तीन तरह का ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। और d ऑर्बिटल्स का डबल डंबल शेप होता है, वो आपका पांच ऑर्बिटल्स है। कौन कौन से, dxy, dyz, dxz, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं उसकी बात हम करते हैं, यानी नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो दो तरह की ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। पहली क्या है बेटा, पहली आपकी है कोएक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरी ओवरलैपिंग है वो आपका क्या है बेटा, कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो एक एक करके हम दोनों ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बॉन्ड किस तरह के ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, वगैरह वगैरह। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला आपका है सिग्मा। तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल और हेड टू हेड overlapping of atomic orbitals। ठीक, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी बात हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। लेकिन समझ लीजिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, यह बॉन्ड फॉर्म होगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, यानी आपका यदि ये दो ऑर्बिटल हैं तो ये हमेशा ऐसे ओवरलैप करेंगे। ओके, इसे बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब इनमें ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे होगी तो बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। साथ ही क्या ध्यान रखना है, इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग एरिया क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। बिकॉज shared electron present in between internuclear axis। बेटा क्या होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, इसीलिए क्या है, यह बॉन्ड पाई के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ओके, तो हम बात करते हैं अब ये कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कैसे फॉर्म करेंगे। तो थोड़ा समझिए इस चीज को, यानी हम बात कर रहे हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो एस ओवरलैपिंग की हम पहले बात करते हैं, समझिए ध्यान से।
भाई आपको यदि हम केस ले रहे हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में आपका 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, इसमें भी 1s1, इस वाले में भी 1s1, तो इसका एस ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन का और दूसरे वाले हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो ये बेटा क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर, ये क्या होगा, एस एस ओवरलैपिंग है। दूसरे हम बात करें तो एस पी ओवरलैपिंग, ये भी आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, एस पी ओवरलैपिंग की बात की जा रही है। तो हम एग्जांपल्स में ले रहे हैं एच एफ, हमने एच एफ का लिया। तो बेटा आपको हाइड्रोजन पता है, हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1 और फ्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p5। तो इसका जो पी ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और उसमें क्या कंडीशन है, मैं आपको बना के दिखा दे रहे हैं, चीज समझ में रहेंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो आपका ये वाला पी ऑर्बिटल है उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन है कि सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वापस में क्या हो, अपोजिट स्पिन हो। एसेंशियल कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए। एच में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैप करेगा। तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल स्फेरिकल और इसका पी ऑर्बिटल डबल से इनमें ओवरलैपिंग हुई, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा और वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके। इसका आपने स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया है, तो हम थोड़ा इसको रब करते हैं, फिर हम आपको अगला दिखाते हैं पी पी ओवरलैपिंग, यानी दोनों ऑर्बिटल आपके पी ऑर्बिटल हैं तो उसमें कैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम F2 का, इसका ले रहे हैं F2 का। इसमें क्या होती है, इसमें होती है पी पी ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी। ओके, बात क्लियर है। तो अब देखते हैं फ्लोरीन की बात की जाए तो हमें 2 फ्लोरीन लेना है। फ्लोरीन में क्या होता है आपको पता है 1s2 2s2 2p5, इस वाले के लिए भी 1s2 2s2 2p5 ये पेयर्ड है, इस वाले में इसी 1 पेयर्ड है, पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इसके पास है, एक अनपेयर्ड है दूसरे वाले फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में। सिंगल बॉन्ड बनना है तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, ये आपका इसका pz इस वाले फ्लोरीन का और दूसरे वाले फ्लोरीन का pz आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, तो जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हमने 3 टाइप ओवरलैपिंग डिस्कस की, एसएस ओवरलैपिंग हेड टू हेड, एसपी हेड टू हेड ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग हेड टू हेड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग, जिससे क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग। दूसरा बेटा हमारा क्या था, कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे फॉर्म क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड, यानी हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है भाई, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन occurs by side wise overlapping of atomic orbitals। बहुत ध्यान समझिए बेटा, in which shared electron pair present above and below the internuclear axis। ये ध्यान रखिए बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होता है। एक एग्जांपल आपको हम लेते हैं,
चीजें क्लियर होंगी। यदि हम बात करें, ये आपका p ऑर्बिटल है, दूसरे p ऑर्बिटल में जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ये फिर ठीक नहीं है, थोड़ा और समझते हैं। ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका क्या होगा, ये आपका px या py हो सकता है, px या py हो सकता है। तो जब इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इसमें क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। कैसे होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा कि आपका ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसमें अबव और बिलो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका नोडल प्लेन। क्या होता है, नोडल प्लेन। क्या होता है बेटा, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। इसीलिए आपका जो होता है पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया क्या होता है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड में कम होती है और सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे हम और डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये तो बात हो गई, लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अकेले नहीं होता, नहीं, पाई बॉन्ड कभी भी सिंगली नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जिससे ऑर्बिटल क्या जाएंगे, पास पास जाएंगे, उसके बाद बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का सिंगली एग्जिस्टेंस नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। ओके, बात क्लियर है। हम एक एग्जांपल लेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। हम बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, सिंपली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका ओवरलैपिंग हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन की बात करें, दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, उसमें उसका वैलेंस शेल की बात करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 2p, ये होता है, ये आपकी वैलेंस शेल। आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन रेल इस वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिर्फ p4 वाला करेगा, सॉरी सही है। तो ये आपका ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ये आपका हमने वैलेंस शेल का बना दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम में और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम में, दोनों ही p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों किसमें प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम यहाँ आपको समझाते हैं कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन करेगी, इसकी बात हम करते हैं। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे समझ में आ जाएगी, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए, जो पहला आपका ऑक्सीजन एटम है उसमें क्या है, हम बनाने जा रहे हैं, फिर से समझिए, ये ऑक्सीजन एटम में बात कर रहे हैं, तो हमने ये दिखाया, हम सिर्फ उन ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपका है pz, ये pz हुआ, और ये वाला आपका है px या py, px और py। ध्यान रखिए, यदि ये p इसका px होगा तो इसका भी px होगा, हम एक ही लेते हैं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैंने इसको px मान लिया, दोनों में से कोई एक होगा, या तो px होगा या py होगा। ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए हमने लिखा है ये pz है और ये दूसरे वाले का px है। तो ध्यान समझिएगा, हमने बनाने में इस बात का ध्यान रखा है कि दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ और यहाँ घूमता रहता है, ऐसा नहीं क्या फिक्स रहता है।
क्योंकि हमें एक ही जगह दिखा देते हैं इसलिए हमने यहाँ दिखाया थी, दोनों जगह दिखाएंगे आप कंफ्यूजन में 2 एक्स्ट्रा आपस में आएगा, इसलिए हमने शो सिर्फ एक जगह किया है। और इस बात का भी ध्यान रखा है कि दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन और आपस में हमने अपोजिट पे दिखाया है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है या कोवैलेंसी में क्या कहा जाता है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे उनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो आपस में अपोजिट स्पिन होना चाहिए, इसीलिए हमने फिगर मेथड से इस बात का ध्यान रखा है। थोड़ा समझिए, जब यहां पर इस यानी पीजेड इस ऑक्सीजन का और पीजेड इस ऑक्सीजन का आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तभी बेटा ऑर्बिटल्स पास आएंगे, अदरवाइज इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग कभी नहीं हो सकती। तो पहले क्या होगा बेटा, पहले होगा आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पहले क्या होगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये पीजेड ये वाला पीजेड, पहले क्या हो गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पहले क्या बॉन्ड फॉर्म हुआ सिग्मा बॉन्ड, जिससे क्या हुआ ये दोनों ऑर्बिटल सब क्या आ गए थोड़ा पास आ गए, थोड़ा पास आ गए। तो जब पास आ गए तब उनमें हो पाई, तब उनमें क्या हो पाई, तब उनमें हो पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, तब उनमें क्या हो पाया बेटा, तब उनमें पॉसिबल हो पाया साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसीलिए ऑक्सीजन, इसीलिए क्या होता है बेटा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसमें एक क्या है आपका सिग्मा, दूसरा वाला क्या है पाई बॉन्ड, एक क्या है सिग्मा दूसरा वाला पाई बॉन्ड है। थोड़ा इसको इस तरह समझिए, यदि हम बात करें इस तरह समझिए, यदि ये दो ऑर्बिटल्स की हम बात करें आपको थोड़ा समझ में इसमें भी आ जाएगा। यदि ये आपके 2 पी हैं, समझिए बेटा ये वाला एक ऑक्सीजन का पी था, ये वाला एक ऑक्सीजन पी है, तो जब इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये दोनों जो आपका रेड वाला और ब्लू वाला पी ऑर्बिटल ने शो किया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे पास आ जाएंगे, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग फिजिबल है। उससे पहले साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, यानी हमेशा पहले फॉर्म क्या होगा सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, उसके बाद क्या फॉर्म होगा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, मुझे चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडेशन। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा और आपको मेरे चैनल पे जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।